बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें मेरे पास और पहली खबर जीएचयू से मुतल्लिक है। कुछ अहम इंफॉर्मेशन वहाँ से भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, कुछ सवालात हैं। और फिर इमरान खान की रजीम चेंज के हवाले से भी उन्होंने लोकल हैंडलर्स की बात की है और ये बात क्या है इस पर भी तफसील से हम रोशनी डालेंगे। और फिर इसके साथ साथ आज हमने ये देखा कि हाई कोर्ट का फैसला, इसे चैलेंज करने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है। क्या था इस फैसले में, और दो इम्पोर्टेंट निकात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला किया। और फिर आखिर में पेट्रोल प्राइसेस एक बार फिर इंक्रीज़ कर गई हैं। आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल की जा रही है। लेकिन सबसे पहले राय साहब, रजीम चेंज, ये ऐसी सिचुएशन है जिसके ऊपर बाकायदा अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स मुनक्किद जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से करवाए जा रहे हैं। डोनाल्ड लू मरासला, और इससे बात जो है वो आगे निकल गई। और जो लोकल हैंडलर्स हैं, एक बाकायदा उसका जिक्र खान साहब अब कर रहे हैं, बल्कि जिन लोगों को दावत दी जाती है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, सेमिनार्स के अंदर, वो तरह तरह की थ्योरीज पेश करते हैं रजीम चेंज के हवाले से। आज जो खिताब हुआ उसमें खान साहब ये कहते हैं कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए रजीम चेंज की इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है। अमेरिका की सारी रजीम चेंज देख लें, उन्हें करप्ट लोग सूट करते हैं। हमेशा से करप्ट होगा जिसे आप कंट्रोल कर सकेंगे, ब्लैकमेल कर सकेंगे, और यही एक बुनियादी जो फार्मूला है किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मफाद में है कि इस तरह के जो चोर हमारे ऊपर बैठ जाएं, जिन पर 2 माह में कौन सी क़यामत आ गई थी। यानी 2 माह में ऐसा क्या हुआ कि मुल्क के अंदर महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है और पाकिस्तान की इकॉनमी इन 2 माह के अंदर नीचे चलेगी। आज हमें ब्लेम कर रहे हैं कि हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ। क्योंकि अगर आपने देखा हो ना राय साहब, तो मुसलसल कोई भी हुकूमती इम्पोर्टेड हुकूमत का कोई भी मिनिस्टर सामने आता है तो वो ये कहता है कि मुल्क के अंदर लोड शेडिंग है इमरान खान की वजह से, महंगाई है इमरान खान की वजह से। इसका भी जिक्र किया उन्होंने। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि चोरों के टोले को मुसल्लत करने के लिए हुकूमत इदारों को तबाह करेगी, और जब मुल्क के इदारे रूल ऑफ लॉ तबाह करेंगे तो मुल्क का मुस्तकबिल तबाह होगा। अगर ये कोई चीज़ करेंगे तो मुल्क को मज़ीद दलदल में फंसाते जाएंगे। और फिर 1100 अरब के केसेस माफ़ कर दिए गए इस मुल्क के अंदर। राय साहब, इसका हिसाब कौन देगा? अदालतें जिस तरह के फैसले कर रही हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सिस्टम मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। रजीम चेंज, ये जो फैसले आ रहे हैं उसका भी एक ताल्लुक है, लेकिन ये रजीम चेंज, अब मामला कहाँ पे रुकेगा? लोकल हैंडलर्स इंक्वायरी नहीं होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त एक बार नहीं, मुतअद्दिद बार इस तरफ तवज्जो दिलवाई गई कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन राय साहब इंक्वायरी नहीं होगी क्योंकि जो यहाँ के आलाकार थे वो अब ये इंक्वायरी नहीं होने दे रहे। जी देखें हाशमी साहब, इमरान खान साहब बार बार 3-4 किरदारों के मुतल्लिक और 3-4 किरदारों का जिक्र करने पर मजबूर हो गए हैं। यानी हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि इमरान खान साहब जो बातें नहीं भी करना चाहते, और उनकी पार्टी और उनके पार्टी लीडर और इसी तरह तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स जो बात नहीं भी करना चाहते, अब उनको मजबूरन वो सारी बातें करना पड़ रही हैं। अब इमरान खान साहब ने एक मुतालबा किया था, और वो मुतालबा इस वजह से नहीं किया था कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे आप दोबारा से इक़्तिदार में ले आएं। वो मुतालबा इमरान खान साहब ने इसलिए किया था कि दोबारा से कभी भी कोई भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर आलमी एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर उसको ना हटाया जाए, वरना हमेशा पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर दबाव में आकर पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनके ऊपर समझौता करते रहेंगे और आलमी एस्टेब्लिशमेंट के मफादात को सर्व करते रहेंगे। अब इसमें हाशमी साहब एक बड़ा इंकशाफ जो अब इमरान खान साहब ने किया है, वो ये भी किया है कि जब हमारे जो सफीर थे वाशिंगटन में, असद मजीद, उनसे जब मुलाकात हुई थी डोनाल्ड लू की, तो खान साहब कहते हैं कि अमरीकी सफीर ने जो मरासला भेजा पाकिस्तान में,
उसमें यह लिखा कि अमेरिकी डोनाल्ड लू ने हमें यह कहा, यानी हमारे सफीर से यह कहा कि इमरान खान जो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है, इसने रूस जाने का फैसला अकेले किया, तने तनहा किया, यानी आर्मी को ऑन बोर्ड नहीं लिया, फॉरेन ऑफिस को ऑन बोर्ड नहीं लिया, दीगर जो जिम्मेदारान हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया। और हमारे पास ये पक्की इतला है कि इमरान खान अकेले रूस गए। ये अब कोट अनकोट इमरान खान कह रहे हैं कि हमें जो एक मरासला हमारे सफीर ने भेजा, उन्होंने इस मरासले में ये अल्फाज लिखे कि अमरीकी इंतजामिया इस बात पर कायल थी कि इमरान खान का जो दौरा रूस था वो सिर्फ इमरान खान साहब का अपना फैसला था। तो खान साहब तो इस मामले पर बारहा कह चुके हैं कि मैं अस्करी क़यादत की मशावरत से गया था और मैंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फोन करके भी मशावरत की थी। मैंने फॉरेन सेक्रेटरीज जो हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरीज थे उनको बुलाकर भी उनके साथ भी मशावरती सेशन किया था। तो खान साहब असल में इनडायरेक्टली ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अमेरिकी इंतजामिया को किसने इस बात पर कायल किया कि नहीं, ये इमरान खान का अकेले का फैसला था, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस थे, बाकी जो इदारे थे, वो खान साहब के साथ इस फैसले पर ऑन बोर्ड नहीं थे। एक तो खान साहब ने ये नुक्ता बयान किया है अब जो उन्होंने ताज़ा तरीन तकरीर की है। दूसरा, हाशमी साहब जो उन्होंने कहा कि रजीम चेंज के किरदार इस मामले की तहकीकात नहीं होने देना चाहते, यानी जुडिशल कमीशन बनाने के लिए इमरान खान ने सदर पाकिस्तान को खत लिख दिया। सदर पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अफवाज के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा गया और खत लिखने से पहले जो साइफर आया था वो साइफर भी चीफ जस्टिस को भिजवाया गया। जाहिर है कि हमारी जो अस्करी क़यादत है, पूरी अस्करी क़यादत जो कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बैठी हुई थी, उसने भी उस साइफर को देखा, उस साइफर को पढ़ा, उसको जांचा और उसको जांचने के बाद हमारी अस्करी क़यादत ने इंडोर्स किया कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में एक खुली मदाखलत थी। और फिर उसके एलामिये में ये लफ्ज़ भी लिखा हुआ था कि ये नाकाबिले कबूल मदाखलत थी। तो इसका मतलब है कि ये साजिश ही थी, क्योंकि नाकाबिले कबूल मदाखलत से ज़्यादा सख्त लफ्ज़ तो नहीं हो सकता। तो ये जो साइफर है, ये जाहिर है कि हमारी अस्करी क़यादत ने भी देख रखा है, हमारी पार्लियामेंट ने भी देख रखा है, शहबाज शरीफ ने भी पढ़ रखा है। तो अब कौन सी ऐसी चीज है जो इस साइफर के हवाले से और इमरान खान साहब की हुकूमत एक साजिश के जरिए गिराने के मामले पर तहकीकात से रोक रही है इस इंपोर्टेड हुकूमत को? आखिर क्या खौफ है शहबाज शरीफ को कि वो जुडिशल कमीशन की अनाउंसमेंट करके उससे पीछे हट गए हैं? आपको याद है ना कि शहबाज शरीफ ने अनाउंसमेंट की थी कि हम जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, अगरचे उन्होंने एक लूला लंगड़ा किस्म का जुडिशल कमीशन बनाना था, लेकिन अब खौफ इतना ज्यादा है कि अब वो लूले लंगड़े जुडिशल कमीशन से भी, उसके क़याम से भी पीछे हट गए हैं। और इसमें हाशमी साहब बड़ी अहम बात यह भी है जो कि एक जनरल ने कही है, जनरल नईम लोदी ने इसी सेमिनार में, इसी तकरीब में जहां इमरान खान साहब खिताब कर रहे थे, यहां वो भी मौजूद थे। और जाहिर है कि ये लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हुए हैं, सेक्रेटरी दिफा रहे हैं। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हाशमी साहब के पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इदारों यानी इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और फौज जो उनका अपना इदारा है, उसके मुतल्लिक भी उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि पाकिस्तानी माशरे में और पाकिस्तानी अवाम में ये जो पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे हैं, इनके लिए जितनी कड़वाहट अब है, ऐसी कड़वाहट तारीख में कभी नहीं देखी गई। फिर उन्होंने कहा कि फौज कोई भी हो, वो जितनी मर्जी मजबूत फौज हो, किसी भी मुल्क की फौज हो, जितनी मर्जी ताकतवर फौज हो, लेकिन वो फौज उस वक्त तक ताकतवर नहीं रह सकती जब तक अवाम की पूरी सपोर्ट उस फौज को हासिल ना हो। तो जनरल लोदी ने यह भी कहा कि हमारी जो फौजी क़यादत है, हमारे जो इदारे हैं दीगर और उन इदारों के जो सरबराहान हैं, उन सब को इस नुक्ते पर गौर करना चाहिए कि फौज की जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा से अवाम होती है। और हमें पता है कि हमारी फौज से कितनी वालिहाना मोहब्बत हमारी अवाम करती रही है, और ये वालिहाना मोहब्बत हमेशा हमारी फौज के साथ रहनी चाहिए, क्योंकि फौज अल्टीमेटली
हमारी कौमी सलामती की जामिन है। तो इस पर जनरल लोधी ने यह भी कहा कि लोग भी जो गिले शिकवे कर रहे हैं इस वक्त इदारों से, खास तौर पर फौज से, तो उसमें भी कुछ अल्फाज जो हैं वो एहतियात से इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन साथ ही हाशमी साहब एक बड़ा हसास नुक्ता भी उन्होंने बयान किया और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कड़वाहट है इस वक्त फौज के लिए, यानी अवाम जो सवालात करते हैं, फौज से सवालात करते हैं, फौजी क़यादत से सवालात करते हैं, इस वजह से सवालात करते हैं कि सबसे ज्यादा तवक्कुआत इस अवाम को, इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों को फौज से थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो सवालात हैं और ये जो कड़वाहट आ गई है लोगों के लहजों में, इस कड़वाहट का एक इलाज भी है, इसका एक फार्मूला भी है और वो फार्मूला ये है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। और फिर जनरल लोधी ने कहा कि DGISPR ने यह भी यकीन दिलाया कि अगर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए तो पूरी तरह आर्मी और आर्मी के जो झैली इदारे हैं वो मावनत करेंगे इस जुडिशियल कमीशन को। जिस भी किस्म की कोई रिपोर्ट चाहिए होगी, कोई भी एविडेंस चाहिए होगा, तो फौज भी ऑन बोर्ड है कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए तो हम मावनत करेंगे। तो अगर फौज भी ऑन बोर्ड है और DGISPR ने जो बात कही थी टीवी कैमरों के सामने, एक टीवी पर अपीयर होकर एक बीपर के दौरान, तो वो बात अगर 100% दुरुस्त है तो फिर फौज को भी जोर डालना चाहिए इस इंपोर्टेड हुकूमत पर कि आप बनाएं जुडिशियल कमीशन। क्योंकि जब आप जुडिशियल कमीशन नहीं बनाते तो उसकी वजह से हमारी जो रिप्यूट है, हमारी जो साख है, उसके ऊपर फिर सवाल उठते हैं, फिर लोग हमसे सवाल करते हैं। क्योंकि हाशमी साहब, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है, हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं, सब पाकिस्तानी जानते हैं, ये एक ओपन सीक्रेट है कि इनसे तो किसी किस्म की तवक्को नहीं है। इनके मुतल्लिक तो सबको पता है, हमारी अदालतें साबित कर चुकी हैं, इनके खिलाफ करप्शन के जो केसेस थे वो साबित हो चुके हैं। ये अदालतों से सनद याफ्ता मुजरिम, मुलजिम हैं, मफरूर हैं, इश्तहारी हैं। इन्होंने अपने बच्चे तक फरार करवा दिए जब इनके खिलाफ केसेस चले। तो इनसे तो कोई तवक्को नहीं है कि ये इस साजिश की कोई तहकीकात करेंगे, क्योंकि ये तो इस साजिश के बेनिफिशरी हैं। जो इस साजिश के बेनिफिशरी हैं वो कैसे चाहेंगे कि वो कोई तहकीकात करवाएं इमरान खान साहब की हुकूमत गिरवाने की। तो इसलिए जरूरी यह है कि चीफ जस्टिस, जिनके पास सदर पाकिस्तान, जो सबसे बड़ा आईनी ओहदा है पाकिस्तान का, जो अफवाज के सुप्रीम कमांडर भी हैं, उनका खत भी पड़ा हुआ है। तो मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए ये जनरल लोधी, जो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हुए हैं, बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने कही कि मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए, फौज के लिए जो अवाम के लहजों में कड़वाहट पैदा हुई है, उस कड़वाहट को खत्म करने के लिए, मुल्क के अंदर जो एक तकसीम है, जो इंतशार है, इसको खत्म करने के लिए जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। फिर हाशमी साहब, ये बात भी बड़ी अलार्मिंग है कि जनरल लोधी ये भी कह रहे हैं कि हालात ऐसे रुख पर जा रहे हैं और इस कदर लोगों में बेचैनी है, लोग इस कदर मुस्तरिब हैं। एक तो ये साजिश के जरिए जो हुकूमत गिराई गई, उसके बाद जिस तरीके से पिछले 2.25 महीने में तबाहकुन महंगाई हुई है, जिस तरीके से अवाम महंगाई की चक्की में इस इंपोर्टेड हुकूमत ने अवाम को पीसा है, उसके बाद उन्होंने ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए हाशमी साहब कि इस पूरी सूरत हाल में अवाम और इदारे भी आमने सामने आ सकते हैं। तो ये कितनी गंभीर बात है कि अवाम और इदारे आमने सामने आ जाएं और यहां तक हालात पहुंच जाएं कि अवाम जब कोई मुजाहरे करें तो उसका रुख कोई इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ ना हो, बल्कि वो इदारों के खिलाफ हो। तो कोई भी नहीं चाहता कि इस किस्म के हालात पाकिस्तान के अंदर पैदा हों कि जहां पे हमारे ऐसे इदारे जो हमारी सलामती के, हमारी कौमी सलामती के जामिन हैं, उनके खिलाफ मुजाहरे होने शुरू हो जाएं। तो इसलिए जनरल लोधी ने कहा कि इस पूरे सूरत हाल का एक ही हल है कि आप जुडिशियल कमीशन बनाएं। और दूसरा हल ये हाशमी साहब, जिसके मुतल्लिक इमरान खान साहब बार बार इशारा कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, बावर करा रहे हैं, वार्न भी कर रहे हैं और बिटवीन द लाइंस मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं कि अगले इलेक्शन के लिए राह हमवार करें। क्योंकि हाशमी साहब, जिस तरह की महंगाई है, उसके बाद आप ये देखें कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के हवाले से जो लोगों में गमो गुस्सा था, अब वो शदीद तरीन नफरत में बदल गया है। इससे पहले कि ये गुस्सा इश्ताल में बदल जाए और यहां पे पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हो जाएं, उससे पहले इलेक्शन की राह हमवार करनी चाहिए। और इसमें सबसे ज्यादा अहम किरदार हमारी फौज कर सकती है, फौजी क़यादत कर सकती है, क्योंकि सब जानते हैं
कि हमारी फौजी क़यादत का, हमारी फौज का हमेशा से पिछले 75 साल से पाकिस्तान की सियासत पर असर व रसूख रहा है। राय साहब, एक इंटरव्यू भी इमरान खान साहब ने दिया और उसमें चूंकि आप आर्मी चीफ के हवाले से बात कर रहे थे तो ये सवाल रखा गया और उन्होंने भी ये कहा कि चूंकि अक्टूबर नवंबर ऑब्वियसली सब लोगों की नज़रें उस पर लगी हुई हैं और एक्सटेंशन का मामला या फिर नए आर्मी चीफ की तकर्री का मामला, अब खान साहब ये कहते हैं कि किसके पास इख्तियार है कि इन करप्ट टोलों ने अब नए आर्मी चीफ की तैनाती करनी है, क्यों करेंगे? इनका तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। हमने नून लीग की सियासत हमेशा से राय साहब देखी है कि जो उनको सूट करता है तो वो वही करेंगे और उसी की मुशावरत जो है वो जारी होती है। राना सनाउल्लाह का बयान आया, फिर उसके बाद वज़ीर दिफा का बयान आया, ये बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और फिर इमरान खान इसी हवाले से वो बात कर रहे हैं। फिर पावर कहाँ पर है? चोरों की पुश्तपनाही कौन कर रहा है जहां पर पावर है? इसका जिक्र भी इस इंटरव्यू में किया गया। राय साहब, आर्मी चीफ से मुतल्लिक, तैनाती से मुतल्लिक पहले भी बात की जाती रही है और इमरान खान ने अपने इंटरव्यूज में भी कहा कि मेरे ज़हन में नहीं है। अब ये जो बात जहां से उठ रही है और सवाल ये किया जा रहा है, कितनी की इम्पोर्टेंट है? क्योंकि तैनाती तो राय साहब इससे इम्पोर्टेंट हुकूमत ने ही करनी है और जिस स्पीड से शहबाज स्पीड आगे बढ़ रहे हैं अपनी कुर्सी को मजबूत करते, यही करेंगे, यहीं से फैसला होगा या लंदन से फैसला होगा, मुशावरत होगी या आसिफ अली जरदारी फैसला करेंगे, कहीं ना कहीं से तो फैसला राय साहब होगा। देखें हाशमी साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जो एक्सटेंडेड टेन्योर है, जो उनकी दूसरी मुद्दत मुलाजमत है, ये 29 नवंबर 2022 को ख़त्म हो रही है और DGISPR ये कह चुके हैं कि जनरल बाजवा एक और एक्सटेंशन लेने में दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन बहरहाल कुछ इतलात ऐसी हैं जो कुछ हलकों की जानिब से आ रही हैं और ये कोई मुसद्दका इतलात नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद में कुछ हलके ये दावा कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक एक्सटेंशन और दी जा सकती है। अब इसमें अहम पॉइंट ये है हाशमी साहब कि जो आखिरी कानून साजी हुई थी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए, किसी भी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए, उसमें एक अहम तरीन नुकता ये था कि किसी भी आर्मी चीफ की उम्र की ज्यादा से ज्यादा हद 64 साल मुकर्रर की गई थी। तो अब अगर जनरल बाजवा को एक और एक्सटेंशन मिलती भी है तो जो आखिरी कानून साजी हुई है उसके मुताबिक ये 3 साल की एक्सटेंशन नहीं हो सकती, ये कोई 1.25 साल के करीब की एक्सटेंशन हो सकती है। लेकिन अगर जनरल बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन देना मकसूद हुआ तो फिर एक नई कानून साजी करनी पड़ेगी और पहले वाले जो कानून थे उसमें तरमीम करना पड़ेगी। और अगर जनरल बाजवा, जैसे DGISPR ने कहा था कि वो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते एक और एक्सटेंशन में, अगर वो 29 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाते हैं तो फिर एक जो सीनियरिटी लिस्ट है उसमें से आप ये कह लें कि 5 या 7 जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनके नाम GHQ से वजारत दिफा में और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाते हैं। और वजारत दिफा का काम पाकिस्तान में सेरेमोनियल होता है, रवायती सा होता है, रस्मी सी कार्रवाई होती है। असल में तो GHQ से जो फाइल जाती है जिसमें 5 या 7 जनरल्स के नाम होते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो उसके अपने इंटेलिजेंस जराए भी होते हैं। हर लेफ्टिनेंट जनरल के मुतल्लिक उसके पास अपने सिविल इंटेलिजेंस जराए से भी मालूमात होती हैं और उसकी बुनियाद पर, और फिर GHQ में जो आउटगोइंग आर्मी चीफ होते हैं वो भी हर लेफ्टिनेंट जनरल के मुतल्लिक अपने रिमार्क्स लिखते हैं उस फाइल में। तो 5 से 7 जनरल्स की एक लिस्ट जो है, अगर ये इंपोर्टेड हुकूमत कायम रहती है 29 नवंबर 2022 तक और जनरल बाजवा एक्सटेंशन नहीं लेते, तो ये 5 से 7 जनरल्स की फाइल जाएगी शहबाज शरीफ के पास। अब हाशमी साहब, जो 5 मोस्ट सीनियर जनरल हैं उनमें एक तो जनरल आसिम मुनीर हैं जिनकी मुद्दत मुलाजमत 27 नवंबर 2022 को ख़त्म हो रही है और 2 दिन पहले, यानी जिस दिन जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है उससे 2 दिन पहले वो रिटायर हो रहे हैं। लेकिन स्टिल वो एलिजिबल हो सकते हैं अगले आर्मी चीफ के लिए, क्योंकि अमूमन जो फाइल मूव होती है GHQ से, जो समरी मूव होती है, वो कोई आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से लगभग 2 हफ्ते पहले हो जाती है। अब जनरल आसिम मुनीर की जो रिटायरमेंट है, ये आप ये भी कह लें कि इनकी मुलाजमत कोई 3 महीने के करीब बढ़ाई गई थी, क्योंकि जब ये लेफ्टिनेंट जनरल बने थे तो इनके बैजेस लगने में एक टेक्निकल डिले हुआ था
जिसकी वजह से इनकी मुद्दत मुलाजमत में कोई अराउंड 3 महीने का इजाफा किया गया था और उसकी वजह से अब इनकी रिटायरमेंट डेट बन रही है 27 नवंबर। गुजरांवाला की ये कोर भी कमांड कर चुके हैं। फिर उसके बाद जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं, जो कि इस वक्त रावलपिंडी की कोर कमांड कर रहे हैं और इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं। फिर तीसरे नंबर पर जनरल अजहर अब्बास हैं, जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं और इससे पहले रावलपिंडी जैसी अहम कोर कमांड कर चुके हैं। फिर चौथे नंबर पर जनरल नौमान महमूद हैं, जो इससे पहले पेशावर की कोर कमांड कर चुके हैं। और पांचवें नंबर पर हैं आपके मौजूदा पेशावर के कोर कमांडर और साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज अमीर। तो ये तो 5 सीनियरिटी की जो लिस्ट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 5 जनरल्स के नाम जाएं। ये प्राइम मिनिस्टर वापस फाइल भेज के ये भी कह सकते हैं कि 7 जनरल्स के नाम भेजे जाएं या उससे भी ज्यादा जनरल्स के नाम भेजे जाएं। लेकिन हाशमी साहब, इसमें सबसे अहम बात यह है और सबसे जो कंसर्निंग बात है वो ये है कि जब मियां नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास हुआ था लंदन में, जब ये शहबाज शरीफ भागे भागे गए थे लंदन मियां नवाज शरीफ से मिलने, तो वहां से नून लीग के अपने जराए ने यह खबर लीक की कि अगले आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला भी मियां नवाज शरीफ करेंगे। यानी वो मियां नवाज शरीफ जिनको अदालतों ने मफरूर करार दिया, मुजरिम करार दिया, इश्तहारी करार दिया, जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई, जिनकी यहां पर जायदादें नीलाम करने के अहकामात जारी हुए, वो अब पाक आर्मी के चीफ की तकर्री का फैसला करेंगे। ये एक बड़ी सितम जरीफी है, क्योंकि हमारी फौज दुनिया की 7वीं बड़ी फौज, हम एक एटमी ताकत, हमारी फौज का इतना बड़ा प्रोफाइल, हमारी फौज के मुतल्लिक ये कहा जाता है कि इसने अपने से 7 गुना बड़ा दुश्मन जो भारत हमारे साथ बिल्कुल बैठा हुआ है, इतना हॉस्टाइल हमारा दुश्मन, तो उसको उसके मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन ऐसी फौज के मोरल पे क्या असर पड़ेगा कि अगर उसके चीफ का तकर्रुर एक ऐसा शख्स करे जिसको पाकिस्तान की आला तरीन अदालतों ने नाअहल करार दिया, करप्ट करार दिया, ताहयात नाअहल करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया, उसके बाद जो उन्होंने नजरसानी अपील की वो अपील भी रिजेक्ट हो गई। तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान का सबसे आला अदालती फोरम है, वो मियां नवाज शरीफ को सादिक और अमीन नहीं समझता, करप्ट समझता है। इसी तरह उनकी जो साहबजादी हैं मरियम नवाज, उनको भी अदालत ने नाअहल करार दिया और अदालत के अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बदतरीन किस्म का फ्रॉड किया, जो कि एक तो उनका फोन स्कैंडल था, फिर वो जो जाली कतरी डीड उन्होंने पेश की सुप्रीम कोर्ट में। तो अब इस पूरी सूरत हाल में जो खान साहब नुक्ता बयान कर रहे हैं और जो वाज़ेह करने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कि इससे तो जाहिर है कि आर्मी के मोरल के ऊपर भी एक असर पड़ेगा कि एक ऐसा शख्स जो कि करप्शन में लुथड़ा हुआ है या जिसके मुतल्लिक अदालतों ने ये फैसले दिए हैं, बहरहाल पाकिस्तान की अदालतें हैं, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर ही आपको देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस किस्म के फैसले दिए। तो वही शख्स अगर अगले सिपा सालार का तकर्रुर करे तो ये जाहिर है कि एक कंसर्निंग बात है। और फिर इनकी एक हिस्ट्री रही है हाशमी साहब कि ये जिसको आर्मी चीफ बनाते हैं, यानी एक लेफ्टिनेंट जनरल है, उसने अपना करियर बनाया हमेशा। एक आप देख लें कि जो पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनका एक बड़ा शानदार नीचे ट्रैक रिकॉर्ड होता है। तो वो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लेफ्टिनेंट जनरल जब बन जाते हैं, तो उसके बाद उन लेफ्टिनेंट जनरल्स में से किसी एक को जब ये शरीफ खानदान आर्मी चीफ बनाने का फैसला करता है, तो उसकी तवक्को ये होती है कि वो हमारे सियासी मफादात पूरे करने शुरू कर दे। जैसे हम सबको पता है, इसके ऊपर एक किताब भी लिखी जा चुकी है कि एक साबिक आर्मी चीफ को मियां नवाज शरीफ ने BMW कार रिश्वत के तौर पर देने की कोशिश की थी, एक मरतबा लाहौर में और फिर एक दफा मरी में। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे अब्बा जी मियां शरीफ की बड़ी ख्वाहिश है कि आप ये BMW गाड़ी की चाबी हमसे ले लें, और उन्होंने उस वक्त इनकार कर दिया था। यानी ये बाकी तमाम इदारे तो करप्ट कर चुके हैं, ये चाहते हैं कि हम आर्मी को भी मुकम्मल तौर पर, जिस तरह से हमने पुलिस को करप्ट किया है, इस तरह से आर्मी को भी हम करप्ट कर दें। तो इस पूरी सिचुएशन में इनका हमेशा जो टारगेट होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये होता है कि जो भी आर्मी चीफ आए वो हमारे सियासी मकासद पूरे करे, और जब इनके सियासी मकासद किसी आर्मी चीफ से पूरे नहीं होते तो फिर उस आर्मी चीफ से इनकी लड़ाई भी होती है,
पूरी आप हिस्ट्री उठाकर देख लें शरीफ खानदान की, तो इसी किस्म की हिस्ट्री है। तो ये पॉइंट असल में खान साहब बयान करना चाह रहे थे। राज साहब, एक फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का कल, और अभी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जा रहा है। ये फैसले के मुद्दजात मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर कुछ सियासी सवालात हैं और कुछ अदालत से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब इस फैसले में लिखा गया कि नए इलेक्शन का हुक्म नहीं दिया जा सकता। 5 रुकनी बेंच था जिसने ये फैसला दिया। 4-1 की रेशो थी। 4 जजेस ने एक जज ने इख्तलाफ किया, 4 जजेस का एक फैसला। वो ये कहते हैं कि हम नए इलेक्शन का हुक्म नहीं दे सकते। दोबारा इलेक्शन का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। हम प्रिजाइडिंग अफसर के नोटिफिकेशन को कलअदम करने का भी नहीं कह सकते। अदालत पर प्रिजाइडिंग अफसर का किरदार अदा नहीं कर सकती। मुनहरिफ अरकान की 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाए। दोबारा राय शुमारी में जिसकी अक्सरियत होगी वो जीत जाएगा, यानी रन ऑफ इलेक्शन होगा। दूसरा पूल होगा। अगर किसी को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिलती तो आर्टिकल 134 के तहत सेकंड पूल होगा। 25 वोट निकालने के बाद अगर अक्सरियत ना मिलने पर हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर कायम नहीं रहेंगे। गवर्नर पंजाब कल 1 जुलाई को असम्बली इजलास बुलाएं। पंजाब असम्बली का इजलास इलेक्शन होने तक मुलतवी नहीं किया जाएगा और फिर वज़ीर आला का हलफ 2 जुलाई दिन 11 बजे लिया जाएगा। इलेक्शन का अमल मुकम्मल होने के बाद नए मुंतखब वज़ीर आला का हलफ अगले रोज़ 11 बजे यकीनी बनाया जाए और जो लोग हंगामा राई करेंगे उनके खिलाफ बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। मेरे 2-3 सवाल आते हैं, आई होप कि हम इसका जवाब मुख्तसर वक्त में दे सकें। पहली तो बात राय साहब, सेपरेशन ऑफ पावर की है। अदालतों का काम अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, पाकिस्तान की असम्बलियों को चलाना है, तो आज तो किसी ने कहा भी था कि इन सबको अपने इस्तीफे देने चाहिए और फिर अदालतों में से उठकर आप असम्बलियों में आ जाएं। अब मसला ये है कि अदालत किस तरह पाबंद कर सकती है कि आपने कितने बजे इजलास पर बुलाना है, कब बुलाना है, कैसे बुलाया जाएगा, यानी सब कुछ किया जा रहा है। और मज़े की बात ये है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अदालत कहती है कि हम प्रिजाइडिंग अफसर का किरदार अदा नहीं कर सकते। इसके बावजूद आपको पूरी एक टाइमलाइन दे दी गई कब होगा। और फिर राय साहब, मुल्क से बाहर भी कुछ लोग हैं इनके पीटीआई के, वक्त बहुत कम है। इतनी जल्दी क्या हुई? क्या ये फैसला सियासी बहरान को हल कर पाएगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर ज़िमनी इंतखाब का इंतज़ार किया जा सकता था। फैसले एक अपॉर्चुनिटी थी अदालत के पास, कहती कि हमें 19 दिन बाद तो ज़िमनी इंतखाब में, आप इंतज़ार करें और ज़िमनी इंतखाब के बाद इस असम्बली को जो भी जिसके भी वोट ज़्यादा होंगे दोबारा इंतखाब करवा दिया जाए। देखें हाशमी साहब, ये वही लाहौर हाई कोर्ट है जहां पर मौजूदा प्राइम मिनिस्टर आपके शहबाज शरीफ, इन्होंने एक जाली हलफनामा जमा कराया, 50 रुपए का स्टैम्प पेपर, और ये कहा कि मेरी गारंटी है कि मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। आज तक मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आए, लेकिन इस हाई कोर्ट ने एक मरतबा भी शहबाज शरीफ को तलब करके नहीं पूछा कि आपने तौहीन अदालत कैसे की, आपने अदालत को क्यों गुमराह किया और आपकी उस जमानत का क्या बना जो आपने हमें 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर दी थी। फिर हाशमी साहब, ये वही लाहौर हाई कोर्ट है कि जब इमरान खान साहब ने 7 अरब रुपए का श्योरिटी बॉन्ड मांगा था, मियां नवाज शरीफ जब पाकिस्तान से सेहत के नाम पर, खराबी सेहत के नाम पर यहां से फरार हो रहे थे, जिसके मुतल्लिक अब साबित हो गया कि इसहाक डार और मियां नवाज शरीफ दोनों की तबीयत कोई ऐसी नहीं थी कि आप कहें कि इनकी तबीयत का या कोई इनकी मर्ज का कोई पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं था। जिस तरह से इसहाक डार आप कहते हैं कि 5 साल से मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई थी, अब मैं 10 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर फिट हो गया हूं। लेकिन एक मरतबा भी लाहौर हाई कोर्ट ने इस बात पर शहबाज शरीफ को नहीं बुलाया कि 7 अरब रुपए का श्योरिटी बॉन्ड मांगा था वफाकी हुकूमत ने, हमने वफाकी हुकूमत के उस फैसले को कलअदम करार दे दिया। हालांकि वो वफाकी काबीना का फैसला था, वफाकी काबीना से उसकी मंजूरी ली गई थी। वो 7 अरब रुपया हमारे कौमी खजाने में आ जाता। जिस तरह से मियां नवाज शरीफ बाद में वापस नहीं आए कमिटमेंट करने के बावजूद पाकिस्तान अदालतों का सामना करने के लिए, तो इस अदालत से तो कोई उम्मीद नहीं थी। अब आप देखें कि अदालत अपने फैसले के एक हिस्से में यह कहती है कि जो इलेक्शन हुआ वो बेज़ाब्तियां हुई उस इलेक्शन में, यानी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, इलेक्शन कानूनी तरीके से नहीं हुआ। तो अगर इलेक्शन कानूनी तरीके से नहीं हुआ तो उस इलेक्शन के नतीजे में जो शख्स वज़ीर आला बना वो किस तरह से कानूनी हो सकता है? आपने बड़ी आसानी से जान छुड़ा ली कि ठीक है जी, जब पता है कि इस वक्त यानी मौजूदा हालात में हमजा शहबाज को मामूली सी अददी अक्सरियत हासिल है, और उसकी एक वजह यह भी है
कि जो मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन 5 अरकान का जारी होना था वो लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद अभी तक जारी नहीं हुआ। फिर यह भी एक नॉन फैक्ट है कि पीटीआई के एमपीएस कुछ ऐसे हैं जो हज पर हैं, कुछ बैरून मुल्क गए हुए हैं। तो इतनी क्या जल्दी थी कि लाहौर हाई कोर्ट ने यह देखते हुए कि 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उस एहकामात पर, उस हुक्म पर अमल भी नहीं किया। पीटीआई के कुछ एमपीएस भी बैरून मुल्क मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर ये दोबारा से रिकाउंटिंग हो, यानी एक तरीके से पीटीआई को बांधा गया है। हाशमी साहब, पीटीआई के लोग बड़े खुश हो रहे थे कि ये शायद उनके हक में फैसला आ गया है। ये उनके हक में फैसला नहीं आया, ये असल में पीटीआई को बांधा गया है कि 24 घंटे के बाद हमजा शहबाज की जो गैर कानूनी वजारत आला है उसको किसी तरीके से लीगल कवर दे दिया जाए। लेकिन हाशमी साहब, ये सोशल मीडिया का जमाना है, इस तरह के फैसलों का 10 मिनट के अंदर पोस्टमार्टम हो जाता है। आप देख लें ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर किस तरीके से इसके फैसले के जो मुज़िका खेज नुकात हैं उन पर कितनी तनकीद हो रही है और कितने, आप ये कह लें कि एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक हाई कोर्ट के फैसले को किस नजर से देखा जा रहा है। और फिर दूसरी बात ये हाशमी साहब कि अब जो 20 नशिस्तों पर इलेक्शन होना है, इन 20 नशिस्तों पर इलेक्शन के बाद अगर सूरत हाल दोबारा से बदल जाती है तो फिर क्या नया इलेक्शन होगा, फिर एक नया वज़ीर आला आएगा। तो क्या ये अच्छा होता कि इस बात का भी इंतजार कर लिया जाता कि ये 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो जाए, 5 नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी हो जाए और ये 20-25 दिनों में मुस्लिम लीग नून भी अपनी स्ट्रेंथ पूरी कर लेती जितनी वो कर सकती थी, पीटीआई भी कर लेती। लेकिन ये अचानक, यानी जैसे किसी असेंबली का स्पीकर ऑर्डर जारी करता है, वो अख्तियारात इस्तेमाल किए हैं लाहौर हाई कोर्ट ने, बिल्कुल उसी तरह जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली के स्पीकर को ऑर्डर दे दिया था, एहकामात दे दिए थे कि आपने इस दिन ये इजलास बुलाना है, इतने बजे तक आपने वोटिंग लाजमी करवानी है ताकि ये जो इंपोर्टेड हुक्मरान हैं इनको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया जा सके। तो ये जो फैसला है हाशमी साहब, इसके मुतल्लिक तो फिर वो जस्टिस कयूम वाला फार्मूला जो है वो याद आ जाता है और वो एक ऑडियो टेप जो है वो अभी भी यूट्यूब पर मौजूद है, हमारे व्यूअर्स जाकर उसको सुन सकते हैं कि किस तरीके से शहबाज शरीफ जस्टिस कयूम को फोन करके कह रहे थे कि बड़े भाई साहब कहते हैं कि इसको इतनी सजा देनी है, इसको इतना जुर्माना करना है, ये बड़े भाई साहब की ख्वाहिश है। तो लगता है कि आजकल भी जो अदालती फैसले आ रहे हैं ये बड़े भाई साहब की और छोटे भाई साहब की ख्वाहिशात पर ही आ रहे हैं, ये कोई कानून और आइन के मुताबिक नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया ऐसा व्यूअर्स जी, आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने अल्लाह ने के बाद।